चलिए तो बहुत दिनों से लगातार ये प्रयास हो रहा था कि यूपीएसआई के लिए एक एक ही वीडियो में बहुत कुछ लाने का मैं प्रयास करूं, तो इसीलिए मैंने जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ करके एक ये बनाया हुआ है ताकि जो यूपीएसआई वाले हैं, कौन से यूपीएसआई दरोगा भर्ती वाले हैं, चढ़ावा भर्ती वाले हैं और यूपी पुलिस वाले हैं, उन सबको कोई और वीडियो ना पढ़ना पड़े। सिर्फ एक ही वीडियो पढ़ करके वो जीएस के लगभग अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करें। तो मैंने इसी का प्रयास किया है और ये वीडियो हो सकता है लंबा वीडियो हो जाए, 1 से 2 घंटे 3 घंटे जितना भी, और आपको अपने पेशेंस और उस दरोगा वाले जुनून का परिचय देना है ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। और मैंने इसमें छांट के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे हैं, तो आपको ये महत्वपूर्ण सीरीज़ होने वाली है। तो आइए उस जोश, उस जुनून, उस जज्बे के साथ जो आपको ड्यूटी निभानी है, उस चढ़ावा भर्ती के तहत, उस चंदा भर्ती के तहत, उस दरोगा भर्ती बनने का जो कांस्टेबल और एसआई बनने का जोश जुनून है आपका मुरादाबाद ट्रेनिंग सेंटर वाला, उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम सब इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो वीडियो होगा आपको लगभग जीएस में एक की मान के चलिए कि आपको पूरे क्वेश्चंस देने की प्रयास करेगा। और मुझे मालूम है कि इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो लगभग 80% क्वेश्चन जीएस के आपको यहीं से मिलेंगे, ये दावा है मेरा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चंस पर आते हैं। जल्दी से आप क्वेश्चन देखना शुरू करिए। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है बोलो? देहरादून में। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई? 1982 में। देहरादून आप जानते हैं उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून में ही भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। क्या स्थित है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है? देहरादून में। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। अगर इसी में आ जाए भारतीय वन प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च मैनेजमेंट, तो आपका भोपाल करना होगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तब भी आपका देहरादून होगा। भारतीय वन प्रबंधन अगर जुड़ जाता है, इसमें क्या जुड़ जाता है? एक वर्ड जुड़ जाता है प्रबंधन, तो भोपाल करते हैं। हालांकि इतना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। 3 अलग अलग हैं, फिर सुन लीजिए। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, नेशनल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, एनएसआई नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर। भारत में एग्रो क्लाइमेट जोन्स कितने हैं? भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15 हैं। रट लीजिए, एग्रो क्लाइमेट जोन बहुत पूछते हैं, 15 हैं। तो भारत में सब एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं? उप कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72। क्लाइमेट जोन कितने आएगा? कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो आपको करना होगा, कितने करना होगा आपको? 15। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि वो कितने सब जोन हैं, कितने उप जोन है, तो आपको करना होगा 72। और अगला क्वेश्चन आ जाए, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है, एग्रो इकोलॉजिकल, क्या? इकोलॉजिकल, तो कितना आंसर है? 20। क्या आंसर हो जाएगा? 20। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है 20 है, याद रखना कितने हैं? 20। और जबकि इसी में अगर ये पूछ ले कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्र सब जोन, तो आप क्या करेंगे? 60 करेंगे। जिस तरह एग्रो क्लाइमेट जोन कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15। सब जोन कितने हैं उसके? 72। उसी तरह कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं आपके कितने? 6 कितने हैं? 20। और सब जोन कितने हैं? 60। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दैट इज अनाईमुडी 2695, 2695 मीटर ऊंची अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ये आप कर पाएंगे। तो एक बार स्पीड से फिर देखते हैं, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। कहाँ पर है?
ये आप देख रहे हैं कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। और राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ये कानपुर में है, ये रट लेने आपको। भारत में एग्रो क्लाइमेट जोन कितने हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, ये भी आप रट लीजिए, 15 हैं। और उप कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, 72 हैं। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20। और इसी तरह का जैसे उप जोन पूछे आपसे तो उप जोन कितने हैं, 60 हैं। जिस तरह एग्रो क्लाइमेट जोन 15, सब जोन 72, उसी तरह कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र आपके कितने हैं, 20 हैं। और सब कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, उप कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र, सब एग्रोलॉजिकल रीजन 60 हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप बता पाएंगे कौन सी है, अनाईमुडी है। कौन सी है, अनाईमुडी। ये कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। अनाईमुडी कहाँ पड़ती है, केरल में। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन सी है, डोडा बेटा। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अनाईमुडी केरला में है, अन्नामलाई पहाड़ियों में है। और डोडा बेटा आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में है, तमिलनाडु में है। ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया है। पहली ऊंची चोटी अनाईमुडी है और दूसरी डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़। और नीलगिरी पर्वतमाला जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सी है, नीलगिरी। कौन सी है, नीलगिरी, जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकारों के विचारों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो इसका आंसर आप बता पाएंगे कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से। कहाँ से, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से, जो कि 1215 में पास हुए थे। कौन, कब पास हुए थे, 1215 में। और भारत की संविधान की बात कर लें तो भारतीय संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं। और पहले मौलिक अधिकार कितने थे, कुल 7 थे। बट बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। और इसलिए वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में आर्टिकल 300A में, 300A में एक वैधानिक अधिकार है, एक लीगल अधिकार है। तो अब कुल आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रट लीजिएगा इनको। और इसको रटना मतलब आपकी वर्दी में वृद्धि करना है एक तरह से। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश किस कमेटी ने की थी, तारकुंडे समिति ने। किसने की थी, तारकुंडे समिति ने की थी। किस कमेटी ने की थी, तारकुंडे समिति ने की थी। और बाय द 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 से वोटिंग करने की एज 21 से घटाकर 18 कर दी गई। और ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। और इसका पहला प्रयोग हमने कब किया, 1989 के चुनाव में किया। कब किया गया, 1989 के चुनाव में। किस कमेटी ने की, तारकुंडे कमेटी ने। किस संविधान संशोधन से, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988। अगर आपको दरोगा बनना है और आपको मुरादाबाद, कहाँ बोलो, मुरादाबाद की पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में आपको प्रशिक्षण लेने जाना है 2 स्टार लगा कर, तो इन क्वेश्चंस को आज आप रात भर रट लीजिए जब तक एग्जाम नहीं हो। आप ये मान के चलिए कि आपको दरोगा बनाकर के छोड़ेंगे। राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1919 के अधिनियम से। केंद्रीय द्वैध शासन किससे आया, 1935 के अधिनियम से। और राज्यों में स्वायत्तता किससे आई, 1935 के अधिनियम से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राज्यों की स्वायत्तता कब आई, 1935 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम से ही आरबीआई की स्थापना हुई। किसकी स्थापना, आरबीआई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और 1935 के अधिनियम से ही 1937 में भारत में सुप्रीम कोर्ट, क्या बोलो, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये महाघटिया क्वेश्चन है, दरोगा में स्टार लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको स्टार अगर दिखना है तो इन क्वेश्चंस को रटना है। आज ये मान लीजिए कि आज आपको नींद, भूख, प्यास कुछ नहीं लगनी है। आज इन सब को रट डालना है। एक ही दिन में आपको ये पूरा जीएस का, एक तरह से जीएस के महाकाव्य को, जीएस की रामायण सीरीज को, ब्रह्मास्त्र सीरीज को आपको पूरी महाभारत की तरह एक ही दिन में खत्म करना है। चक्रव्यूह आपको तोड़ के मानना है। चलिए कुछ क्वेश्चन साइंस के लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किन रंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक व सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है, सबसे कम। तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वो किसका होता है, रेड कलर का होता है। और तो सबसे कम किसका होता है, अपने आप बैंगनी का होता है। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ किस कलर की सबसे अधिक होती है, रेड कलर की। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इसीलिए
खतरे के संकेतों में या सिग्नल के संकेतों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है प्रकीर्णन। स्केटिंग की बात करें तो स्केटिंग इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सबसे कम स्केटिंग और सबसे अधिक किसका हो जाएगा, बैंगनी का स्केटिंग प्रकीर्णन, और सबसे कम किसका हो जाएगा, लाल रंग का। उल्टा होता है, सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग का और तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी है, बैंगनी की, तो प्रकीर्णन सर्वाधिक बैंगनी कलर का। चलिए अगला क्वेश्चन साइंस का ही। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन चेंज करता है, बोलो, डायनेमो। कौन चेंज करता है, डायनेमो, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायनेमो। और अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो विद्युत वाले में विद्युत मोटर याद रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन से एक महाघटिया क्वेश्चन दरोगा भर्ती के लिए। भारत व एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था। इंडिया और एशिया का पहला नेशनल पार्क आप सब जानते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी। कब हुई थी, 1936 में हुई थी। और 1936 के बाद याद रखिए इसकी स्थापना, तब इसका नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क। दिया हुआ अगला क्वेश्चन, हैली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट ने की थी, सर जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट। और उन्हीं के नाम पर बाद में 1957 में इसका नाम क्या रखा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो भारत और एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों में फैला हुआ है। 1936 में स्थापना हुई थी, तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1950 में रखा गया। और अगला क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण बन सकता है इसी में, जो एक और आप जानते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ अभियान अप्रैल 1973 में कब और कहां से प्रारंभ हुआ, तो वो भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ हुआ। कब से, जिम कॉर्बेट। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना अलग से क्वेश्चन आता, कब से स्टार्ट हुई, 1 अप्रैल 1973 से। कहां से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से स्टार्ट हुई थी। रट लीजिए इन सब क्वेश्चंस को। बाघ बचाओ परियोजना 1973 में आई, क्रोकोडाइल मगरमच्छ वाली 1974 में आती है, हाथी वाली 1900, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आता है, 1992 में। मतलब अगर आपको दरोगा बनना है तो इन सब क्वेश्चंस को रटना है, आज आपको भूख नींद प्यास सब त्यागनी होगी। इतने ईजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन एमपी के होशंगाबाद से शुरू हुआ। कहाँ से, पहले तो वो पूछ सकते हैं कि मिट्टी बचाओ मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो होशंगाबाद से। किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, तो इसको स्टार्ट किसने किया, अनुपम मिश्रा जी ने। किसने, अनुपम मिश्रा। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है तालाब आज भी खड़े। और होशंगाबाद में चूंकि तवा नदी है, कौन सी नदी है, तवा नदी है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। और इसी नदी पर तवा डैम बन रहा था, तवा बांध किस पर है, तवा नदी पर है। तो उसी के लिए ये मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वेतन और जागीरों से संबंधित अधिकारी कौन सा था मुगल काल में, दीवाने तन। कौन था, दीवाने तन। एक और अगला क्वेश्चन, लोटस महल, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोटस महल किससे संबंधित है, तो लोटस महल विजयनगर में है। लोटस महल कहाँ है, विजयनगर एमपी में, जिसकी स्थापना किसने की थी, कृष्णदेव राय ने। किसने की थी, कृष्णदेव राय ने। और अगला अगर होता है इसी में कि लोटस टेम्पल, क्या होता, लोटस टेम्पल, तो कहाँ है, लोटस टेम्पल आपका दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में, याद रखेंगे। लोटस महल विजयनगर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह को क्या कहते थे, तो इनका नाम था बाघ डंका शाह। क्या नाम था, बाघ डंका शाह। इनको बाघ डंका शाह क्यों कहते थे, क्योंकि ये पालकी में बैठकर चलते थे। किस में बैठकर, पालकी में बैठ के चलते थे, और इनके आगे पीछे लोग नगाड़ा बजाते हुए चलते, इसलिए इनको बाघ डंका शाह कहते हैं। और ये इन्होंने इतनी वीरता का परिचय दिया कि उस वक्त अंग्रेजों ने इनके ऊपर जिंदा है मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम रखा था मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाने वाली नदी जो कनाडा व यूएसए में बहती है, कौन सी है, दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन सी है, सेंट लॉरेंस नदी है। कौन सी है, सेंट लॉरेंस। एस्चुरी जानते हैं ना, यू आकार की आकृति होती है, तो कौन बनाती है, कनाडा और यूएसए में सेंट लॉरेंस। जबकि दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। डेल्टा कैसा होता है, आप जानते हैं, डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है, त्रिभुजा। एस्चुरी की यू आकार की होती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुरी कौन बनाता है, सेंट लॉरेंस। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है, भारत में और बांग्लादेश में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने कहा है। किसने कहा है, N.A. पालकीवाला ने कहा है। प्रस्तावना का संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना आप जानते हैं भारतीय संविधान की आत्मा क्या है,
आत्मा बोलो क्या है? प्रस्तावना है। प्रियम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और प्रियम्बल हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है, अमेरिका से ली है। कहाँ से ली है? अमेरिका से। और इस प्रस्तावना में जो लैंग्वेज यूज हुई वो कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ है आज तक, 1976 में। प्रस्तावना सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के आयतन परिवर्तन को नापने वाला यंत्र है। किसी वस्तु के आयतन परिवर्तन को नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डायलेटोमीटर। क्या कहलाता है? डायलेटोमीटर। अगला, दीपवंश व महावंश लिखी गई पुस्तकें संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 बीसी में कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी डेथ 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर यूपी में हुई थी। आप याद रख लीजिएगा। अगला है, हवा में किसकी उपस्थिति के कारण रंग पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। हाइड्रोजन सल्फाइड। ग्रीन मफलर का संबंध हरे पौधों जो कार्य करते हैं वो किससे? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के रूप। बहुत महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन आएगा, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? हरे पौधे। और ये क्या क्या करते हैं? साउंड पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करते हैं। पौधे क्या करते हैं? आवाज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसीलिए आजकल ग्रीन हाईवे क्या बन रहे हैं? ग्रीन हाईवे बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ग्रीन हाईवे। क्योंकि हाईवे के दोनों ओर आप देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि ट्रक से आने वाले विभिन्न प्रकार के बसों से आने वाले शोर को शांत किया जा सके। इसलिए ग्रीन मफलर क्या है? पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के रूप में, है ना। मफलर याद रखना केजरीवाल से। चलिए अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हंगुल कश्मीरी मग परियोजना, हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में कहाँ शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर किस नेशनल पार्क से? दाची ग्राम नेशनल पार्क से। बार बार क्वेश्चन आता है, दाची ग्राम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। यहाँ कौन सा प्रसिद्ध पशु मिलता है? तो हंगुल कश्मीरी मग मिलता है। दशहरी व नीलम आम की संकर प्रजाति को क्या कहते हैं? आम्रपाली। ये क्वेश्चन अभी आ चुका है। दशहरी क्रॉस नीलम से क्या बनी है? आम्रपाली बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? आम्रपाली। ये मैंगो की बहुत प्रसिद्ध वैरायटी है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? हु वाज द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कार्यक्रम? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? 1948 में। कब हुई? 1948 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कब बना? 1954 में। और भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र केंद्र कौन सा था? अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। चलिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपीएसआई के लिए। अगर आपको एसआई बनना है, दरोगा बन के अपने आप को स्टार और अपने समाज में नाम करना है, तो आज सोना रोना सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन को रट लीजिए। और जीएस में आप फिर गारंटी है कि 80 से 90% क्वेश्चन आपको यही देकर जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो आप कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनने जा रही है? प्रयागराज में। कहाँ बन रही है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज। दरबारी कार्यों की प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने वाले क्या कहते थे मुगल काल या मराठा काल में? तो वाकिया नवीस। किसे कहते थे? वाकिया नवीस। अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो बता पाएंगे, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। किसके दरबार में? शिवाजी। मराठों के शिवाजी में क्या थे? अष्टप्रधान, जो कि बेसिक 8 मंत्री होते थे। क्या होते थे? मंत्री। अष्टप्रधान शिवाजी के समय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के समय। किसके समय? अष्टदिग्गज किसके समय है? कृष्णदेव राय के समय। बेसिकली ये तेलुगु के प्रसिद्ध 8 कवि थे कृष्णदेव राय के समय, जबकि अष्टप्रधान 8 मंत्री थे शिवाजी के समय। अष्टदिग्गज तेलुगु के प्रसिद्ध 8 कवि थे कृष्णदेव राय। और अष्टछाप विट्ठलनाथ और बल्लभाचार्य से। बेसिकली ये 8 प्रसिद्ध कवि थे ब्रजभाषा के, भगवान कृष्ण के भक्त वाले, है ना। तो ये 8 में अष्टछाप, अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान, कंफ्यूजन नहीं करना, रट लीजिए। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर है? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। जुको घाटी, जुको वैली कहाँ पर है? नागालैंड व मणिपुर में। कहाँ पर है? नागालैंड व मणिपुर में। मणिपुर में ही एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कैबुल लामजाओ। बार बार क्वेश्चन आएगा, कैबुल लामजाओ। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क कैबुल लामजाओ इन मणिपुर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, मुगल नाम बना है किससे? मुगल नाम किससे बना है? तो आप बता पाएंगे किससे बना है? मंगोलों से। मुगल, है ना, जो मुगल वंश भारत में आया है वो मंगोलों से बना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चार चमन, चार बाग पुस्तक शाहजहां के समय लिखी गई थी। पहले तो किसके समय? शाहजहां के। और किस दरबार ने लिखी? तो चार चमन से चंद्रभान, नाम याद रखिए, चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी। बालू व पाडरी रामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर हैं? तो बालू आपका हरियाणा में है और पाडरी आपका गुजरात में है। बैगवो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर आता है? तो बैगवो कहाँ आता है? फिलीपींस में। विली विली कहाँ आता है? ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून कहाँ आता है? चाइना, जापान, फिलीपींस। हरिकेन यूएसए व मैक्सिको। टॉर्नेडो यूएसओ। रट लीजिए, ये इनसे एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। याद कर लीजिए कि अगर आपको पीसीएस या दरोगा में अपने पद का पावर बढ़ाना है तो आपको इन क्वेश्चंस को रटना है। कौन कौन से? बैगवो कहाँ आता है? फिलीपींस। सुन लीजिए पहले। विली विली ऑस्ट्रेलिया। टाइफून चाइना, जापान, फिलीपींस। हरिकेन यूएसए व मैक्सिको। टॉर्नेडो यूएसए। चक्रवात आप सब जानते हैं, चक्रवात आप सब जानते हैं। जो चक्रवात होता है वो सेंटर में क्या होता है? लो प्रेशर बेल्ट होता है। क्या होता है? लो प्रेशर बेल्ट। और बाहर की ओर क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट। बाहर क्या होता है? हाई प्रेशर बेल्ट। इसलिए हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। तो चक्रवात का जो सेंटर होता है उसको आई भी कहते हैं, चक्रवात की आंख भी कहा जाता है। तो ये आप समझ पाएंगे। लो प्रेशर बेल्ट अंदर है, बाहर हाई प्रेशर, तो हवाएं बाहर से अंदर की ओर चलती है और उसके बाद मौसम खतरनाक होता है। रट लीजिएगा इन सबको। अगला है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देवताल झील कहाँ पर है? देवताल झील उत्तराखंड में स्थित है और सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है भारत की। देवताल झील उत्तराखंड में माणा दर्रे के निकट है। कहाँ पर है? माणा दर्रे का। और इसी के पास से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? सरस्वती नदी का उद्गम इसी दर्रे से, इसी झील के पास से होता है। अगला, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद। पटनचेकू आपसे हैदराबादी पूछेंगे। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय करारों से संबंधित? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इंटरनेशनल एग्रीमेंट किस आर्टिकल के तहत किए जाते हैं? तो आर्टिकल 253 अनुच्छेद 253 ये शक्ति देता है कि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जितने भी इशू हैं वो बना सकती है केंद्र सरकार। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किससे संबंधित है? किस अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में। आप जानते हैं कुल 12 अनुसूची हैं, उन 12 अनुसूची में से चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा में सीटों से संबंधित है। जबकि प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों व संघ का नाम। क्या है? राज्यों व संघ का नाम। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। रट लीजिए, हो गया ऐसा ही, बन गए आप, इनको रटते रहिए बस। चलिए अगला, लघु कृषक विकास योजना का शुभारंभ 1971 में छोटे किसानों के मूल्यांकन हेतु लागू हुआ था। कब से किया गया? कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो असम कामरूप से। कब हुआ? 1971 में। अगला, गेहूं व राई की संकर प्रजाति, गेहूं क्रॉस राई से क्या बनेगा? टिटकेल बनेगा। क्या बनेगा? टिटकेल। अगला है, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो स्थापित किया गया। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। कब स्थापित हुआ? 1977 में। अगला है, अगर दोनों हाथों और पैरों का पक्षाघात हो उसे क्या कहेंगे? मतलब हाथ और पैर दोनों में अगर पैरालिसिस हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? टेट्राप्लाजिया या क्वाड्रीप्लाजिया। टेट्राप्लाजिया या क्वाड्रीप्लाजिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब से हुई? 1991-92 में। कब से हुई थी? 91-92 में। हालांकि अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? कुछ दिन पहले आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद, याद रखेंगे अब आप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो खेल का सर्वोच्च पुरस्कार था उसका नाम बदल करके इस वर्ष 2021 में मोदी जी ने क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो अब खेल का सर्वोच्च पुरस्कार होगा। और वो पहली बार किसे दिया गया था? 1991-92 में। किसे दिया गया था पहली बार? विश्वनाथन आनंद को। सबसे पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो अब ध्यानचंद पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? विश्वनाथन आनंदकर को, जो शतरंज के महान प्लेयर थे। याद रख लीजिए, रट लीजिए। और खेलों का एक और पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, जो खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार भी होता है। एक महत्वपूर्ण पुरस्कार राजीव गांधी के बाद या ध्यानचंद के बाद, तो वो कब से दिया रहा है? 1961 से दिया रहा है। कब से दिया रहा है? 1961 से दिया जा रहा है। आप इनको भी रट पाएंगे। अगला क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। कब की गई? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत आपसे आ सकता है क्वेश्चन, यूपी संबंधित क्वेश्चन है। तो 25 अक्टूबर 2019। कब की गई? 25 अक्टूबर 2019। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 2 कन्याओं तक जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है, कन्या के जन्म से स्नातक के प्रवेश तक कितनी धनराशि दी जाएगी?
15,000 रुपये की धनराशि। कितनी है? 15,000 रुपये की धनराशि इसमें दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, रट लीजिए। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के मध्य सबसे कम वृद्धि दर कहाँ रही थी? सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पर हुई थी? बोलो। नागालैंड में, माइनस में चला गया था। जो सबसे कम ग्रोथ रेट रही 1 से 11 में नागालैंड में, और सर्वाधिक कहाँ रही थी? तो मेघालय में। कहाँ रही थी? मेघालय में। सर्वाधिक मेघालय में और सबसे कम नागालैंड में। और जबकि 1991 से 2001 के बीच सर्वाधिक वृद्धि दर नागालैंड में हुई थी, और 2011 की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ रही? मेघालय में, सबसे कम नागालैंड। याद रखिए, दोनों आ सकते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मेघालय में 27.95 और मिनिमम नागालैंड -0.58, माइनस हो गए, नकारात्मक। बहुत बड़ा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत में परमाणु परीक्षण, राजस्थान के पोखरण में जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, कौन सा प्रथम परमाणु परीक्षण, वो कब हुआ था? 18 मई 1974 को। कब हुआ था? 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण, फर्स्ट एटॉमिक टेस्ट जो इंडिया ने किया, वो कब किए? 18 मई 1974 को। इसका कोड नाम क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा। और इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और भारत का दूसरा हुआ जो परमाणु परीक्षण हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के एग्जाम कब हुआ था? 11 और 13 मई 1998 को, वाजपेयी जी के समय। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। किसकी सरकार थी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। और इस वक्त का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति। याद रखिएगा, जो पहला पोखरण हुआ था उसको हम बोलते हैं स्माइलिंग बुद्धा, और दूसरे वाले को ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन, अपस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, सशस्त्र सेना विशेष बल अधिनियम कब से लागू हुए? 1958 से लागू हुए। क्या लागू हुए? 1958 में। कहाँ कहाँ लागू हुए? पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर में। पूर्वोत्तर राज्य और जम्मू कश्मीर में। अपस्पा क्या होता है? इसमें सेना को विशेष बल मिल जाता है, ताकि वो उस एरिया में जहाँ पर अशांति फैले वहाँ पर छापा मार सकते हैं। वहाँ पर मतलब एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर किसी भी शक्ति का प्रयोग वो कर सकते हैं। हाल ही में अपस्पा के तहत किस राज्य में 6 माह का बैन लगा दिया गया? फिर नागालैंड। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दरोगा बनना है तो इसको याद रखना है। भारत में प्रथम विधि अधिकारी होता है, कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में होता है? 76 में। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में है। और भारत का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? महान्यायवादी। और महान्यायवादी एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का मेंबर ना होते हुए भी, पार्लियामेंट्स का मेंबर ना होते हुए भी, संसद का मेंबर नहीं होता, उसके बावजूद भी संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु मतदान, वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। चलिए, इस वक्त कौन है अगर आपसे पूछ लें तो आप बताएंगे के वेणुगोपालन महान्यायवादी हैं। इस वक्त कौन है? महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख होता है। ये भारत का प्रथम सर्वोच्च अधिकारी। जिस तरह राज्य केंद्र महान्यायवादी होता है, उसी तरह आर्टिकल 165 के तहत राज्यों में क्या होता है? महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल वाज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट। 76 में महान्यायवादी, 165 में महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। आपको ये चीज़ें रटनी है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत कब, किस वर्ष की गई थी? तो महिला आयोग की स्थापना जो एक्ट है वो 90 में आया, और स्थापना कब हुई? 1992 में। कब हुई? 1992 में की गई। 1992 में की गई। और राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन थी? रेखा शर्मा। और राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIM कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कृषि जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर। USA व मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। कौन सी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जब कोई रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैल जाता है, साइंस का क्वेश्चन है, तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक। मतलब कोई डिसीज, जैसे कोरोना है आपका, क्या? कोरोना। तो कोरोना क्या कहलाएगा? पैंडेमिक कहलाएगा। पैंडेमिक मतलब जब कोई रोग दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कोरोना। जब कोई रोग किसी निश्चित क्षेत्र में सिर्फ एक ही एरिया में फैलता है तो उसे एपिडेमिक। जैसे मान लीजिए यूपी के किसी एक भाग में जापानी बुखार आता है, यूपी किसी एक भाग में मान लीजिए बुखार फैल गया, तो एपिडेमिक। मतलब किसी एक देश के, किसी एक प्रदेश के स्पेशल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में रोग फैलता है उसे एपिडेमिक, जबकि जो दुनिया में फैल जाता है उसे पैंडेमिक कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दंत चिकित्सकों द्वारा जो दांत देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है?
अवतल लेंस का। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। मैंने कहा था ना आपको इस याद रखना है, बड़े निकट के लिए अवतल, निकट के लिए क्या होता है? अवतल। और उत्तल किसके लिए? दूर के लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर, यानी कि जो वर्ड बड़ा है उसके लिए बड़ा लेंस। निकट बड़ा शब्द है तो उसके लिए अवतल लेंस, दूर छोटा वर्ड उसके लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो आपको साफ दिखते हैं, बाकी सब क्या है? दोष है, नहीं दिखता है दूर की वस्तुएं, इसलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखती हैं, बाकी सभी दोष है, यानी कि पास की नहीं दिखती हैं, तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। गलत नहीं करना, है ना। अगला क्वेश्चन, वह शासक जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की तथा सिंघल के राजकुमार बीरू पेरुमाल के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलोत्तम फर्स्ट। किसने? कुलोत्तम प्रथम ने। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता तैयब जी और के टी तरंग द्वारा कब की? वर्ष 1885 में। क्वेश्चन भी आता है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता तैयब जी और के टी तरंग द्वारा 1885 में। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब बनाए गए थे ये? 1887 में मद्रास के अधिवेशन में। कब? मद्रास, जिसे आज बोलते हैं चेन्नई। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बोलिए। एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता के सेशन में, 1917 के कलकत्ता सेशन में। और कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल, 1888 में इलाहाबाद में। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, 1925 में। गलत नहीं करना, फिर सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास में। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में, क्योंकि एनी बेसेंट विदेशी थी। और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल 1888 में, 1888 में इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़खल झील कहाँ है? तो बड़खल झील कहाँ पर है? हरियाणा में है, फरीदाबाद में। कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद में है। चलिए अगला देखते हैं। चरकुला नृत्य का संबंध किससे है? तो चरकुला नृत्य आप जानते हैं यूपी के ब्रज क्षेत्र से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बार बार मिलते हैं तो आपको गलत नहीं करना है, रट लीजिए। ये क्वेश्चंस बार बार आएंगे और ये आपको एग्जाम में नंबर दिलाकर जाएंगे, आपको सिलेक्शन दिलाकर जाएंगे, ये आपको रटना है। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि मथुरा में होता, बार बार क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम में। तो चरकुला डांस का संबंध किससे है? ब्रज क्षेत्र से है, मथुरा से संबंधित है। और इसमें क्या होती है? महिलाएं अपने सर के ऊपर, है ना, एक के ऊपर एक घड़े रख करके, कहीं कहीं तो 108 घड़े भी रख लेती हैं, वैसे नॉर्मल 7-8 का होता है। तो 108 घड़े रख करके बेसिकली एक पहिए के ऊपर घड़े रख के इसमें डांस किया जाता है। ब्रज क्षेत्र का मथुरा का चरकुला डांस बहुत फेमस है। अगला है, गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है किसके जन्मदिन में? तो गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है वेद व्यास के जन्मदिन के लिए। किसके? वेद व्यास के लिए। गुरु पूर्णिमा पर्व को अपने आध्यात्मिक गुरु को सम्मान देने पुनर्जीवित किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने पुनर्जीवित किया था इसको। और गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे श्रीमद रामचंद्र। कौन थे? श्रीमद रामचंद्र जी। कौन थे? श्रीमद रामचंद्र जी गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल टीचर कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने क्या कहा था? आप सब जानते हैं कि गांधी जी जब 1915 में भारत लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जी को गोखले ने कहा था कि 1 वर्ष आप 1916 तक, मतलब 1 वर्ष आप भारत में मुंह बंद और कान खुले, मतलब 1 वर्ष तक आप पूरे भारत का भ्रमण करिए और यहाँ पर कोई, मतलब पूरे भारत को देखिए कि समस्याएं क्या है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था जो दीर्घकालीन ऋण कौन देती है? तो दीर्घकालीन ऋण कौन देती है? IDBI, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1964 में हुई। इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि IDBI की स्थापना कभी 1964 में। अगला है, किस देश में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट प्रस्तुत हुआ था? तो सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट कहाँ प्रस्तुत हुआ? USA में। कहाँ पर? USA में 1973 में। और USA में शून्य आधारित बजट कहाँ प्रस्तुत किया गया? जॉर्जिया के गवर्नर जिम्मी कार्टर द्वारा। और भारत में कब स्टार्ट हुआ? तो 1946
1986 में। भारत में कब? 1986 में। चलिए अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपको दरोगा बनाकर ही छोड़ेगा, बशर्ते आप रटते रहिए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत को ब्रह्मपुत्र में यारलांग सांगपो कहते हैं, तिब्बत में यारलांग सांगपो या सांगपो कहते हैं। अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं, अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र को। और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो आप सब जानते हैं, कैलाश मानसरोवर झील के पास, कैलाश मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है चेमायंगडुंग। कौन सा ग्लेशियर है? चेमायंगडुंग। चेमायंगडुंग ग्लेशियर कैलाश मानसरोवर के पास से ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन होता है। चेमायंगडुंग ग्लेशियर कैलाश मानसरोवर तिब्बत से होता है, और तिब्बत में इसको यारलांग सांगपो कहते हैं, अरुणाचल में इसको दिहांग कहते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और बांग्लादेश में इसी नदी को क्या कहते हैं? जमुना। बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? जमुना कहते हैं, है ना, याद रखेंगे। और बाद में गंगा में मिल जाती है पद्मा बन के, है ना। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटते हुए भारत आती है? यानी कि महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक तीनों काटते हुए भारत आती है। तो सतलज आती। कौन सी? सतलज। ये क्वेश्चन बार बार आया। और सतलज का उद्गम भी कैलाश मानसरोवर तिब्बत से ही होता है। कैलाश मानसरोवर के पास राकस ताल से। किससे? राकस ताल से। कैलाश मानसरोवर के राकस ताल से इसका भी ओरिजिन होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टीले का विस्तार मिलता है, कहाँ मिलता है? तो आप बता पाएंगे, जैसलमेर राजस्थान। कहाँ मिलता है? जैसलमेर राजस्थान में इनका मिलता है, जैसलमेर राजस्थान। वर्ष 2001 से 2011 के बीच 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? 10 की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? 17.64% या 17.7% 2001 से 11 के बीच। और जबकि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 24.80% थी। कब रही थी? 1961-71। जो भारत में आज तक सर्वाधिक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रही है 1961 टू 71 24.80, और 2001 से 11 के बीच कितनी रही थी? 17.64%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एक तरह से आप ब्रह्मास्त्र वास्तव में प्रयोग किया जा रहा है, आप रटते रहिए इन क्वेश्चंस को। अगला, फो क्योंकि रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट। फो क्योंकि किसकी रचना है? फो क्योंकि किसकी रचना है? तो आप देख रहे हैं फो क्योंकि किसने लिखा है? फायान ने। किसने लिखा है? फायान। और फायान किसके काल में इंडिया आया था? तो गुप्त काल में। कब आया था फायान? कब आया था? गुप्त काल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। और फायान ने क्या लिखा? फो क्योंकि। जबकि वेन सांग ने क्या लिखा था? सी यू की पुस्तक किसकी है? वेन सांग की। किसकी? वेन सांग। और वेन सांग कब आया था? हर्ष के समय भारत आया था। कब आया था? हर्ष के समय। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरालेख शास्त्र कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। पुरालेख शास्त्र, एपिग्राफी कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीनतम सिक्के क्या थे? पंचमार्क, आहत सिक्के। चूंकि इस पर एक छपाई होती थी, एक तरह ठप्पा लगाया था, पंचमार्क किया था, इस पर गाय भैंस की कोई आकृति वगैरह, पशुओं की आकृति, तो इसलिए पंचमार्क आहत सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कांची कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने, जो पल्लव डायनेस्टी का शासक था। और किस शासक ने दूरमंडल चीन भेजा और चीन यात्रियों के लिए नागपत्र में बौद्ध विहार बना? वो भी नरसिंह वर्मन सेकंड ने, है ना। कांची में कैलाश मंदिर। इसी तरह एक कैलाश मंदिर और है, वो कैलाश मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन अभी आया था हाल ही में किसी राजस्थान उत्तराखंड में, दरोगा में, एलोरा में है। एक और कैलाश मंदिर है जो कि महाराष्ट्र के एलोरा में है। कहाँ पर है? एलोरा में कैलाश मंदिर। और उसका निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश के एक शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कैलाश मंदिर एलोरा में भी है और कैलाशनाथ मंदिर कांची में, अलग अलग है। कैलाश मंदिर एलोरा जिसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया, जबकि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? भारतीय मोनालिसा, तो भारतीय मोनालिसा बनी ठणी को कहते हैं। किसको कहते हैं? बनी ठणी को। एक्चुअली मोनालिसा क्या है कि दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग मानी जाती है, और जो वास्तव मोनालिसा वो किसने बनाई थी? इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के लियोनार्दो दा विंची। कौन? लियोनार्दो दा विंची। लियोनार्दो दा विंची। तो इटली के लियोनार्दो दा विंची थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। लियोनार्दो दा विंची।
मोनालिसा। तो भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठड़ी को। किसे कहते हैं? बनी ठड़ी को। और बनी ठड़ा जो चित्रकला है वो कहाँ की? किशनगढ़ शैली है, राजस्थान की है, अजमेर के बाद किशनगढ़। तो बनी ठड़ी बेसिकली राधा की एक तो राधा कृष्ण की शैली। तो बनी ठड़ी किशनगढ़ शैली में निहाल चंद, किसने बनवाई? निहाल चंद ने। और निहाल चंद किसके कोर्ट में थे? राजा सावंत सिंह उर्फ नागरीदास। यानी कि भारतीय मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठड़ी। इसके पेंटर कौन थे? निहाल चंद। किसी कोर्ट में थे? राजा सावंत सिंह। और किस शैली में? किशनगढ़ शैली। चलिए, और रियल मोनालिसा कहाँ की थी? इटली के लियोनार्दो दा विंची द्वारा बनाया गया था। अगला है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रोफेसर अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने। और इंडियन इकोलॉजी का जनक किसे मानते हैं? भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहते हैं? प्रोफेसर आर मिश्रा को। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा? तो के एम मुंशी ने कहा। के एम मुंशी ने। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। और वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने। और आगरा में क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? आगरा में। क्वेश्चन अलग से बनेगा। तो आगरा में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना में के एम मुंशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई थी। किसमें? 1961 में। भारतीय रुपए का पहचान चिन्ह का डिजाइन जो बनाया गया, ये वाला डिजाइन है ना, रुपए को किसने तैयार किया था? डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने, जो मुंबई से IIT स्नातक थे। बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मतलब कि IRDA कर दिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 अप्रैल 2000 को। कब हुई थी? 19 अप्रैल 2000 को। यानी कि अगर आपको कुछ ना कुछ फल प्राप्त करना है तो आज रात और दिन आपको इन क्वेश्चंस को रटना होगा, जगना होगा, भूख प्यास नींद त्यागनी होगी, तभी वर्दी, PCS, SI, लोअर जो भी आप बनना चाहेंगे वो सफल होगा। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो B और C। जल में क्या होता है? BC। जल में क्या होती है? BC। आप लोग जानते हैं ना, वहाँ पर मंदना के पास जो बना हुआ है ब्लू वर्ल्ड, वहाँ पर जाके BC करते हैं जल में। तो याद रखिए, जल में घुलनशील कौन सी है? BC। जल में BC। और वसा में इसके अलावा जो बचेंगे ADE के यानी एक याद कर लीजिए, जल में वाटर सोल्यूबल कौन सी विटामिन हैं? BC। तो बाकी फैट सोल्यूबल कौन सी हो जाएंगे? ADE एंड K। तो जल में BC। प्रथम परखनली शिशु जॉय ब्राउन कहाँ पैदा हुआ था? इंग्लैंड में। कब वहाँ पर हुआ था? जो टेस्ट ट्यूब बेबी पहली बार इंग्लैंड 1978 में। और भारत में प्रथम फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कहाँ पैदा हुआ? मुंबई में 1986 में। क्या नाम रखा गया था? इंदिरा। भारत ने पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला। कब खेला पहला टेस्ट मैच? 1932 में। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ खेला? इंग्लैंड के खिलाफ। और जिसके प्रथम भारतीय कप्तान कौन थे? लाला कौन होंगे? अमरनाथ नहीं होंगे। कौन होंगे? CK नायडू। कौन होंगे इसके कप्तान? CK नायडू। और इस वर्ष पहली बार टेस्ट है ना चैंपियनशिप खेली गई थी टेस्ट मैच की, जो ICC टेस्ट चैंपियनशिप हुआ। कौन हुआ? ICC टेस्ट चैंपियनशिप। जिसका खिताब नहीं था? न्यूजीलैंड ने। किसको हराया? भारत को 2021 में। जो टेस्ट मैच का विश्व कप कह सकते हैं। कौन जीता? न्यूजीलैंड, भारत को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। कहाँ मिलता है? एरण कहाँ पड़ता है? MP में। तो सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख MP में। और एरण अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का। किसका है? भानुगुप्त का। एरण अभिलेख जिसकी टाइम क्या है? 510 ईसा पूर्व में, 510 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं होगा, ये ईस्वी होगा। एरण अभिलेख 510 ईस्वी में है, जो भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख करता है। इसे भानुगुप्त के अभिलेख कहते हैं। कब हुआ था? 510 ईस्वी में। कौन सती हुआ था? गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन बन सकता है। भारत में सती प्रथा को समाप्त करने की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? राजा राम मोहन राय ने। आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। किसके समय? विलियम बेंटिंक के समय 1829 के नियम 17 से 1829 के नियम 17 से सती प्रथा को भारत में बैन कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 रूल 17 1829 के नियम 17 से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। और उसको समाप्त कराने में प्रथम भूमिका किसने निभाई थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो कि भारत के आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं, आधुनिक भारत के पितामह कहलाते हैं, है ना। राजा राम मोहन राय ने ही आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसी से स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में। और राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रट लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। सती प्रथा कब बैन हुई? 1829 में। किसने? विलियम बेंटिंक। अगला,
हुमायूं के शासनकाल में तारीख़ रसीदी किसने लिखी? तारीख़ रसीदी मिर्ज़ा हैदर दौलत किसने लिखी? मिर्ज़ा हैदर दौलत ने। जबकि हुमायूं नामा किसने लिखी थी? हुमायूं नामा कौन सी? हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी थी। अकबरनामा किसने लिखी? अगर क्वेश्चन आ जाए तो अकबरनामा बताएंगे आप किसने लिखी? अकबरनामा अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने। किसने लिखी थी? बाबर ने। किस भाषा में? ये तुर्की भाषा में थे, चगताई तुर्की में। गलत नहीं करना है, रट लीजिए। अगला है अलवार संत जिनकी संख्या 12 थी किस धर्म से संबंधित थे? आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में जो वैष्णव धर्म जो धर्म भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था उसके दो थे, अलवार और नैनार। तो अलवार संत 12 थे। किस धर्म से? अलवार बेसिकली वैष्णव धर्म से संबंधित। किसको मानते थे? विष्णु। विष्णु को उपासक थे अलवार। और अलवार 12 में से एक महिला शामिल थी, जिसका नाम क्या था? अंडाल। ये क्वेश्चन बार बार आता है। और नैनार कितने थे? 63 थे। किससे संबंधित थे? नैनार शैव धर्म से। नैनार शैव धर्म से संबंधित थे। अलवार वैष्णव, नैनार शैव। अलवार कितने? 12 हैं। नैनार कितने? 63 हैं। और अलवारों में एक प्रसिद्ध महिला शिष्य थी, कौन? अंडाल। अगला है भारत में प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे और कब से स्टार्ट हुआ भारत का प्रथम समाचार पत्र? तो बंगाल गजट 1780 में बंगाल से, कोलकाता से जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत का प्रथम न्यूज़पेपर कौन था? बंगाल गजट। वीकली था ये। कब आया? 1780 में आया। कहाँ से आया? बंगाल में निकाला गया था। इसके निकालने वाले कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। पहला हिंदी समाचार पत्र भारत का उदंत मार्तंड, जिसकी स्थापना 1826 में निकाला गया कलकत्ता से। कब निकाला गया? कलकत्ता में 1826 से निकाला गया था उदंत मार्तंड, जिसके संस्थापक कौन थे? जिसके पब्लिशर कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल, कानपुर वाले। पंडित जुगल किशोर शुक्ल मूलतः उन्नाव के थे, लेकिन बाद में कानपुर में थे। तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल। हिंदी का पहला न्यूज़पेपर उदंत मार्तंड 1826 में बंगाल से। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लें यूपी का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन निकाला गया था, तो यूपी का पहला हिंदी समाचार पत्र बनारस अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार 1845 में। 1845 में बनारस से राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ गत्ते। कौन थे? गोविंद रघुनाथ। यूपी का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन था? बनारस अखबार 1845 में। कहाँ से निकाला गया? बनारस से। और निकाला किसने इसको? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इसके संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ गत्ते। और भारत का यूपी का ही पहला उर्दू समाचार पत्र कौन था? उर्दू समाचार पत्र यूपी का जामे जहानुमा था। कौन था? जामे जहानुमा, प्रोफेसर सी फेंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पड़वानी लोक नृत्य किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य का है? तीजन बाई। तो पड़वानी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। इसकी लोक नृत्य कौन थी? तीजन बाई। याद कर लीजिए पड़वानी। जिस तरह यूपी में क्या है? नौटंकी। यूपी में नौटंकी। नौटंकी कहाँ फेमस है? यूपी में। तमाशा कहाँ फेमस है? महाराष्ट्र में। तमाशा कहाँ? महाराष्ट्र। नौटंकी यूपी, तमाशा महाराष्ट्र। नौटंकी यूपी, तमाशा महाराष्ट्र। रऊफ कहाँ पर? JNK जम्मू कश्मीर में। रट लीजिए। गिद्धा पंजाब। गिद्धा पंजाब। लावड़ी सब इसमें रट लीजिए। लावड़ी महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र। डांडिया गुजरात। डांडिया गुजरात। झुमैलो और छुपैली। झुमैलो और छुपैली उत्तराखंड। झुमैलो और छुपैली उत्तराखंड। चांचरी उत्तराखंड। चांचरी उत्तराखंड। यक्षगान कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहवा पत्तन कॉफ़ी पोर्ट किस बंदरगाह को कहते हैं? तो कॉफ़ी पोर्ट किसे कहते हैं? सेंटोस। ब्राज़ील में है। सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। और दुनिया में सर्वाधिक कॉफ़ी पैदा कौन करता है? ब्राज़ील करता है। इसे कॉफ़ी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ब्राज़ील में ही साओ पालो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी मंडी है। चलिए, बुग्याल घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में। कहाँ मिलते हैं? ग्रासलैंड होते हैं बुग्याल, जैसे बेदनी बुग्याल, दारमा बुग्याल। और मर्ग घास के मैदान कहाँ मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, बुग्याल उत्तराखंड। प्रथम जूट फैक्ट्री भारत में किसके द्वारा स्थापित की गई? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। कब? 1854 में रिसिरा बंगाल में। रिसिरा बंगाल में प्रथम जूट फैक्ट्री। तो इससे संबंधित और क्वेश्चन, भारत की प्रथम सूती कॉटन फैक्ट्री 1818 में। कॉटन सूती वस्त्र की जो पहली मिल लगी वो 1818 में लगी। कहाँ पर?
फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता, कहाँ पर? फोर्ट ग्लॉस्टर नियर कोलकाता 1818 में। 1880 में फोर्ट ग्लॉस्टर कोलकाता में पहली सूती वस्त्र की फैक्ट्री लगी, हालांकि सक्सेस नहीं रही, तो फिर 1854 में कहाँ लगाई गई? बम्बई में। कहाँ लगाई गई? बम्बई में, कावसजी डावर भाई के द्वारा। नॉर्मली क्या होता है, ऑप्शन में 1818 नहीं आता है तो हम टिक करते हैं 1854 में भारत की पहली कॉटन मिल। अगर 54-18 दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 1818 होगा। ये तो सूती वस्त्र हो गया। और भारत की पहली ऊनी वस्त्र की फैक्ट्री अगर पूछ लें, ऊनी वस्त्र की फैक्ट्री 1876 में लाल इमली कानपुर, आप सब जानते हैं लाल इमली कानपुर 1876 में बनी थी, 1876 में। भारत की पहली शुगर चीनी मिल 1843 में बेतिया बिहार, 1843 में बेतिया बिहार में। हालांकि इसका नाम कम मिलता है, जो रियल में आपको याद रखना है 1903 में पहली चीनी मिल सक्सेस कहाँ पर हुई? प्रतापपुर। कहाँ पर? प्रतापपुर, देवरिया यूपी। तो अगर 1843 ऑप्शन में है बेतिया तब रुक करना है, तो अदरवाइज आर लिए पहली यूपी की पहली मिल जो थी चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया में खुली, जो पहली सक्सेस मिल भी थी, प्रतापपुर देवरिया। चलिए, ये मिलों संबंधित कितने भी क्वेश्चंस आए इनको रटना है, और तभी जाकर के आपको दरोगा का पावर और दरोगा की पहचान और दरोगा के जो स्टार है ना, दो जिसके लिए आप लालयित हैं वो मिलेंगे, और जो आप चढ़ावा के लिए परेशान है वो भी मिलेगा। प्रथम राष्ट्रीय जूट नीति लागू की गई थी, कब लागू की गई थी? 15 अप्रैल 2005 को। और पहली ऊनी वस्त्र मिल कानपुर में 1876 में, जो कि आप लाल इमली जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों गठन के लिए किस कमेटी ने प्रशासनिक कुशलता के आधार पर राज्यों गठन को मंजूरी की थी? तो धर कमेटी, धर आयोग बना था 1948 में भाषाई आधार पर, लेकिन इसे भाषाई आधार पर मंजूरी नहीं थी, इससे क्या था? प्रशासनिक कुशलता पर। भारत का पहला नगर निगम कौन बना? मद्रास बना। कब बना? 1687 में। कब बना? 1687 में। और यूपी में कितने नगर निगम है इस वक्त? यूपी में इस वक्त कितने नगर निगम है? ये आप कमेंट्स करके बताएंगे मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कितने नगर निगम है। पहला कौन सा? मद्रास था, और फिर 1726 में दो और बने, कलकत्ता और मुंबई, यानी कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? मद्रास। यूपी में कितने नगर निगम है ये आप कमेंट्स करके बताइए। उस्ताद योजना जो शिल्प बुनकरों के प्रशिक्षण संबंधी थी, लागू हुई थी 14 मई 2015 को। 14 मई 2015 को। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग का जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए में। कहाँ हुआ था? यूएसए में, अमेरिका में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग यूएसए में हुआ था। और नॉर्मन बोरलॉग का जन्म तो अमेरिका में हुआ था, लेकिन कर्मभूमि कहाँ थी? मैक्सिको थी। कहाँ थी? मैक्सिको में। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? हुआ था फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे मानते हैं? इंडिया में किसे मानते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 7वें दशक कब हुई? 1966-67 में। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई, हरित क्रांति आई, खाद्यान्न उत्पादन संबंधित थी, वो कब आई? 1966-67 में। और सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन थे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और तमिलनाडु। सर्वाधिक फायदा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी को हुआ। और किस फसल को सर्वाधिक हुआ? गेहूं को हुआ। किसको हुआ? गेहूं को हुआ। भारत में किस कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहते हैं? किस कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहते हैं? द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं? तो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को कहते हैं। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी को कहते हैं। और भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब खुला? गोविंद बल्लभ पंत विद्यालय कब खुला था? तो 1960 में खुला। कब खुला? 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय खोला गया गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड में। और इसी विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जन्मस्थली कहते हैं। कब इसकी स्थापना हुई? 1960 में, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। याद रखेंगे इस बात को। चलिए, अगला है पौधों में जल की क्रिया। पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का, तो जल से याद रखिए, जाइलम, जा जल, जा से जाइलम। तो भोजन किससे हो जाएगा? प्लोएम से। गलत नहीं करना है। जल जाइलम, पोषण भोजन परिवहन किस द्वारा? प्लोएम द्वारा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। केंद्रीय मीट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है। रट लेना, इन सबको गलत नहीं करना है ना। जाफरावाड़ी नस्ल की भैंसें पाई जाती हैं कहाँ पर? गुजरात में। जाफरावाड़ी नस्ल की भैंसें कहाँ पाई जाती हैं? गुजरात में। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर गुजरात में। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर गुजरात में। दुनिया में सर्वाधिक भैंसें कहाँ मिलती हैं? भारत में। पूरे विश्व की लगभग 56% से अधिक भैंसें अकेले कहाँ मिलती हैं? भारत में। यानी कि पाकिस्तान की जितनी आबादी नहीं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ भैंसें हैं। अगर एक बार वही छोड़ देंगे तो उनका देश खत्म। पूरे दुनिया की लगभग 56, मोर देन 56% आधे की भैंस अकेले कहाँ है?
भारत में है। और भारत सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में है सबसे ज़्यादा भैंसें। और जो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी होती है? मुर्रा। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कौन सी भैंस सर्वाधिक दूध देती है, तो मुर्रा भैंस सर्वाधिक दूध देती है। और सर्वाधिक फैट किस भैंस में होता है? तो भदावरी भैंस में। किस में होता है? भदावरी भैंस में। सर्वाधिक दूध देने वाली बफेलो कौन सी है? मुर्रा। और सर्वाधिक फैट किस में है? भदावरी में, है ना। तो इनको आप रटते रहेंगे। तो अगला देख लेते हैं हम लोग। इसी में भैंस तो आप रट ली। अगर गाय की बात कर लें तो भारत में कौन सी गाय सर्वाधिक दूध देती है? तो इंडिया में सर्वाधिक दूध कौन सी देती है? साहीवाल। कौन देती है? साहीवाल। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? साहीवाल। जबकि दुनिया में होलिस्टियन फ्रिजियन। वर्ल्ड में सर्वाधिक दूध कौन देती है गाय? होलिस्टियन फ्रिजियन। होलिस्टियन फ्रिजियन लगभग 60 से 70 लीटर एक बार में 60 से 70 लीटर देती है औसतन ये होलिस्टियन फ्रिजियन। अब डेनमार्क को स्पेन वगैरह में पाई जाती है। तो दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? होलिस्टियन फ्रिजियन। जबकि भारत में साहीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहरा ताल पक्षी विहार, या जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, कहाँ पर स्थित है? बलिया में। कहाँ पर स्थित है? बलिया में। सोहरा ताल पक्षी विहार, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, बलिया यूपी में है। और बलिया को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किसके लिए चुना गया है? बा से बलिया, बलिया से बिंदी। अमेठी किसके लिए चुना गया है? बिस्कुट के लिए। कानपुर लेदर के लिए, कानपुर लेदर चमड़े के लिए। कानपुर देहात जस्ते के बर्तन के लिए, जस्ते के बर्तन के लिए, है ना, याद रखेंगे आप। जैसे मथुरा आपका बाथरूम फिटिंग्स के लिए। लखीमपुर खीरी जनजातीय उत्पाद, है ना। कौशाम्बी केला प्रसंस्करण के लिए। प्रतापगढ़ आंवला प्रसंस्करण के लिए। अच्छा खैर वो बात की बात है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। जबकि सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहुसी कन्नौज है। लाख बहुसी कन्नौज है। और कुछ पक्षी विहार अगर हम देख लें तो समसपुर रायबरेली में है ना। एटा, सॉरी अब तो कासगंज पड़ेगा। पटना पक्षी विहार एटा में है। पटना एटा में है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है जो कि मेरठ गाजियाबाद बागपुर में स्थित है। लाख बहुसी कन्नौज में सबसे छोटा है, सॉरी सबसे बड़ा है। और सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? सांडी पक्षी विहार आ सकता है तो सांडी हरदोई में है। कहाँ पर है? हरदोई में। सांडी कहाँ है? हरदोई में। कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर है? कछुआ बनारस में है। कहाँ पर है? बनारस में। चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा कहाँ पर है? चंद्रप्रभा चंदौली। अगर आपसे पूछ लें कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार तो आपको क्या करना है? चंदौली। चंद्रप्रभा चंदौली में। इसी तरह नवाबगंज पक्षी विहार, जिसका नाम बदल के शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है, तो नवाबगंज उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में है। गलत नहीं करना, नवाबगंज उन्नाव में है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके काम के हैं, है ना। एक भी क्वेश्चन, शेखा झील कहाँ पर है? शेखा झील अलीगढ़ में। शेखा झील कहाँ पर है? अलीगढ़ में। शेखा झील अलीगढ़ में। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देश के कुल कृषि क्षेत्रफल का यूपी में कितना है? तो देश के कुल क्षेत्रफल कृषि में यूपी में कितना है? 10.41% है। और सर्वाधिक अनाज भी पैदा कौन करता है? यूपी। और यूपी ही गेहूं का, गन्ने का और आलू, गेहूं गन्ना आलू सर्वाधिक भारत में पैदा कौन करता है? यूपी। अगला है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट, जिसका निर्माण खमेर शासकों ने 800 से 1300 में कराया था। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में है। अंकोर वाट मंदिर में किसकी शेष सैया पर अंकशाही मूर्ति विराजमान है? भगवान विष्णु की, है ना। अंकोर वाट मंदिर की किस वास्तुकला से मानी जाती है? चोल वास्तुकला से। हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, किस राज्य में? हुंडरू रांची में है, झारखंड में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजेल जलप्रपात 979 मीटर ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है एंजेल्स वाटरफॉल 979 मीटर। कहाँ पर है? वेनेजुला में है। कहाँ पर है? वेनेजुला में है। और दुनिया का दूसरे सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स टुगेला वाटरफॉल्स 948, ये कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल्स कौन सा है? एंजेल 979 वेनेजुला में। दूसरा टुगेला जलप्रपात 948 में साउथ अफ्रीका में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए, किसी को भी मालूम हो आप कमेंट्स करके बताइए जल्दी से, अगर जिसको भी मालूम हो।
है ना। ये इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, फिर देखता हूँ मैं गलत करते हैं। कुछ लोग करेंगे इसका आंसर गरसोपा, कुछ करेंगे, कुछ है ना, तो अलग अलग है। एक क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि भारत के किस वाटरफॉल्स को इंडियन नियाग्रा कहते हैं। अच्छा, नियाग्रा, पहली बात तो अगर आ जाए आपसे नियाग्रा वाटरफॉल्स कहाँ पर है, तो नियाग्रा झरना कहाँ पर है, तो यूएसए और कनाडा, यूएसए व कनाडा के बीच है, यूएसए और कनाडा के बीच है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा वाटरफॉल्स। तो इंडियन नियाग्रा किसे कहते हैं, भारतीय नियाग्रा किसे कहते हैं, भारतीय नियाग्रा, इंडियन नियाग्रा किसे कहते हैं, चित्रकूट वाटरफॉल्स को किसे कहते हैं, चित्रकूट प्रपात को, चित्रकूट झरने को भारतीय नियाग्रा कहते हैं। चित्रकूट झरना कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में, बस्तर के पास इंद्रावती नदी पर है। ये छत्तीसगढ़ यूपी वाला, छत्तीसगढ़ में है, चित्रकूट यूपी वाला नहीं है। और आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि, कमेंट्स बॉक्स में क्या बताना है आपको कि यूपी का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएंगे यूपी का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, ये आपको बताना है। चलिए, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी जो यूपी में सर्वाधिक पाई थी कौन सी है, जलोढ़ मृदा, जो भारत के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है वो कौन सी है, जलोढ़ मृदा है। एलुवियल सॉइल्स है, वो भारत की नंबर 1 की मिट्टी है, मतलब सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और भारत में भी सर्वाधिक कहाँ पर आती है, यूपी में। नंबर 2 पर कौन सी है, रेड सॉइल्स, लाल मिट्टी। नंबर 2 पर कौन है, लाल मिट्टी, जो सर्वाधिक कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में मिलती है 18%। और नंबर 3 पर कौन सी है, नंबर 3 पर काली मिट्टी है। कौन सी है, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जो लगभग 15% भाग पर है। और काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट के लावा से हुआ, किससे, बेसाल्ट के लावा, वॉल्केनो से हुआ, ज्वालामुखी से हुई है। काली मिट्टी तीसरे नंबर पर है, 15% है। इसका निर्माण बेसाल्ट, है ना, या ज्वालामुखी की क्रिया से हुआ है, लावा से हुआ है। इसीलिए इसको काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, चिप्स भी। और कपास की खेती के लिए फेमस होती है काली मिट्टी, कपास के लिए। ये महाराष्ट्र और गुजरात में बड़ी मात्रा मिलती है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। किस भाग में है, भाग 4 में है। कौन से भाग में, 4 में, आर्टिकल 36 से 51 तक। कौन से आर्टिकल, 36 से 51। गांधीवादी, समाजवादी, सब तत्व हैं इसमें, गांधीवादी, समाजवादी, संभववादी, सबको मिलाकर ये नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। ये बाध्यकारी नहीं, यानी कि इनके पालन न होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, जैसे आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूसीसी, क्या कहता है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को ले, किसमें, डीपीएसपी में ही, आर्टिकल 44 में है। इसी डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो इसी डीपीएसपी में जो 36 से 51 तक हैं, इसमें आर्टिकल 40 है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन भी पीटी वगैरह में आ चुका है। ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल 40 में है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी में 39 का डी भी है, 39 का डी, जो कि इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं व पुरुषों के लिए बात करता है। बाकी एसआई वाले जितने बच्चे हैं उन सब आर्टिकल्स के लिए मेरे जो पुराना वीडियो है पड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण आर्टिकल, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाला, उसको जरूर देखिए आप। वो आपके लिए रामबाण, मतलब इसका पूरक है एक तरह से, है ना। इसी में डीपीएसपी में ही अगर हम देखें तो जो आर्टिकल आप वहाँ से देख लीजिए, 48 नंबर आर्टिकल, इसमें 48 में क्या है, कृषि व पशुपालन का संगठन, कृषि व पशुपालन का संगठन है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसी में 51 है, आर्टिकल 51, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात करता है। 45 है, इसी में आर्टिकल 45, जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। जो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। और इस वक्त भारत निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से देंगे। इस वक्त भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। 1924 में पूरे विश्व के समस्त सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस घोषणा की थी, सर जॉन मार्शल ने। आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हम ध्यान रखें तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम, दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। और इसके अगर हम पॉइंट देख लें जो आप में क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो मांडा है। कौन सा है, मांडा। मांडा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, JNK में है, जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। अखनूर जम्मू कश्मीर में, जम्मू के पास पड़ता है। और अगर पूर्वी बिंदु की बात कर लें तो पूर्वी बिंदु यूपी में है, मेरठ के पास है।
आलमगीरपुर कौन सा है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर यूपी मेरठ पूर्वी बिंदु। तो यहाँ पर हिंडन नदी है, कौन सी नदी है बोलो? हिंडन नदी है, यहाँ पर हिंडन नदी हो गई। मेरठ, आलमगीरपुर, मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो याद रखेंगे आप, दैमाबाद है। कौन सा है? दैमाबाद। प्रवरा नदी, कौन सी नदी? प्रवरा नदी महाराष्ट्र में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है इसका वो सुतका केंडोर, सुतका केंडोर। दास की नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान, दास की नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना। रट लीजिए इन सब क्वेश्चंस को, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, लिंगायत और नैनार दोनों संबंधित किससे हैं? शैव धर्म से। लिंगायत भी शैव धर्म से, नैनार भी आप जानते हैं शैव धर्म से। 63 थे, अलवार वैष्णव धर्म से। केवल कर्नाटक में रहने वाले शैव धर्म के अनुयायी कौन थे? लिंगायत। कर्नाटक में मिलते हैं लिंगायत। और पूर्व दक्षिण में कौन थे? नैनार। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? क्वेश्चन अभी पीटी में आ चुका है, जो पैट का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन आ चुका है। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन प्रस्तुत किसने किया था? पंडित नेहरू ने। ये क्वेश्चन अभी आपका आ चुका है पीटी के एग्जाम में, फिर भी आना है। अगर आपको दरोगा बनना है या और किसी एग्जाम में क्वालिफाई होना है, वर्दी पहननी, तो इन क्वेश्चन को रटना ही है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हो गया था? 22 जनवरी 1947 को। कब पास हो गया था? 22 जनवरी 1947 को। ये उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बना? भारत की प्रस्तावना बना। क्या बना? उद्देश्य का या प्रस्तावना यही बना। किसने प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने। इसके अलावा इसमें अगर देख लें तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे फर्स्ट सेशन में? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि इसकी जो सेकंड बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और इस दिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बनाए थे? राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। सलाहकार कौन थे? BN राव। पूछते हैं बार बार। एडवाइजर कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। और संवैधानिक सलाहकार BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, है ना। जितने भी दरोगा बनने लायक स्टूडेंट यहाँ पर सुन रहे हैं इस वीडियो को, रट लीजिए इनको क्वेश्चंस को, ना है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। संवैधानिक सलाहकार BN राव, अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। चलिए आगे देख लेते हैं। दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता, जिसमें पृथक निर्वाचन प्रस्ताव पारित हुआ, किसके मध्य हुआ था? कांग्रेस और लखनऊ लखनऊ हुआ था। किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट 1916 में। और लखनऊ पैक्ट में एक गर्म दल और नरम दल भी एक हो गए थे, है ना। लखनऊ और जो लखनऊ सेशन था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, थायरिन कैसे हैं? पादप हार्मोन है। कौन कौन से? साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, थायरिन क्या है? पादप हार्मोन। जबकि थायरक्सिन कैसा है? थायरक्सिन, इंसुलिन क्या है? जंतु हार्मोन होते हैं। व्यापार एवं माल निशान ट्रेड एक्ट, ट्रेडमार्क की बेहतर सुरक्षा के लिए कब बनाया गया था? 1958 में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, UPSIDC की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। कहाँ पर है? कानपुर में है। प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ पर हुई? झांग पंजाब में। कब की गई? 1920 में। रटते रहिए। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना 1958 में, कानपुर में, UPSIDC। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1961 कानपुर में, सब कानपुर में है। उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना गौरीशंकर मिश्र, ईदान राय द्विवेदी और मदन मालवीय द्वारा कब की गई? 1918 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरीशंकर मिश्रा, इंद्रनारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1918 में। जबकि अवध किसान सभा जो थी, अवध किसान सभा के संस्थापक कौन थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित नेहरू। और प्रतापगढ़ में हुई थी, मेन किसने की थी? बाबा रामचंद्र शामिल थे, इसमें नेहरू शामिल थे। अवध किसान सभा की स्थापना प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र के द्वारा 17 अक्टूबर 1920 को की गई थी। और इसी में पंडित नेहरू भी शामिल थे। पंडित नेहरू भी शामिल थे किसमें? अवध किसान सभा में। बाबा रामचंद्र एक लोकल नेता थे यहाँ पर, फिर से आए थे, है ना, महाराष्ट्र से आकर के यहाँ पर UP के प्रतापगढ़ रूर में अपना मुख्यालय बना लिया था। 17 शत विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना संबंधित किसे? एजेंडा फॉर 2030, जो SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कब तक? 2030 तक। काशी विद्यापीठ की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता भगवान दास के द्वारा 1901 ऑप्शन होगा, तो आपको बाबू शिव प्रसाद गुप्ता चुनना है। कब की गई थी? 1921 में। काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कब कर दिया गया? 1995 में कर दिया गया। और आज अखबार जो आता है उसके संस्थापक कौन थे? आज अखबार जो अभी भी आता है उसके संस्थापक कौन थे? फाउंडर कौन थे? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने कि काशी विद्यापीठ की नींव रखी थी। अगला, टेसोमरोरी माउंटेन लेक जो रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है, कहाँ पर है टेसोमरोरी? रामसर लद्दाख में है। रामसर संधि कब हुई थी? रामसर संधि कब? 2 फरवरी 1971 में। रामसर कहाँ है? ईरान में पड़ता है। कहाँ पर है? ईरान में। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमि संधि शामिल हुई थी। इस वक्त भारत की लगभग 42 से अधिक भूमियाँ इसमें शामिल हैं। यूपी से भी 6 शामिल इस साल हो गई हैं। दस्ते लुत व दस्ते कबीर डेजर्ट कहाँ है? ईरान में है। दस्ते लुत व दस्ते कबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में है। थार मरुस्थल कहाँ है? थार भारत व पाकिस्तान में। सहारा मरुस्थल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, वो कहाँ पर है? अफ्रीका में। सहारा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका में। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया भी ऑस्ट्रेलिया में है, याद रख लीजिएगा इनको। और सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सहारा, वो अफ्रीका में। जबकि दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। जबकि सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, अफ्रीका में। किताबुल उल हिंद किसने लिखी है? तो किताबुल उल हिंद अलबर्नीसी को तहकीक उल हिंद भी कहते हैं। किताबुल उल हिंद को ही तहकीक हिंद भी कहा जाता है। तहकीक हिंद भी कहते हैं किताबुल उल हिंद को। अलबर्नी लिखी थी, और किसके साथ आए थे अलबर्नी? मोहम्मद गजनी के साथ। मोहम्मद गजनी की सेना के साथ आए थे। और किताबुल उल हिंद या तहकीक उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में। ये क्वेश्चन अभी जो UPPGT हुआ था हिस्ट्री, उसमें क्वेश्चन आया था कि किताबुल उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, तो उसका आंसर क्या है? अरबी भाषा में। चलिए, गरीब नवाज के नाम से कौन जाने जाते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन जाने जाते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिला की स्थापना की थी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसकी सेना के साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। और इनकी दरगाह कहाँ है? अजमेर। कहाँ है दरगाह? कहाँ है? अजमेर। और अकबर सर्वाधिक इन्हीं की दरगाह पर यात्रा पर जाया करता था। क्वेश्चन अलग से आता है कि अकबर सर्वाधिक किसकी दरगाह पर जाता था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाता था अकबर। हालांकि अकबर के बेटे का जन्म जो हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कहाँ? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। इसीलिए जहांगीर का नाम क्या था? सलीम। शेख सलीम चिश्ती दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। और इसीलिए अकबर के जो बेटे का जन्म हुआ था वो शेख सलीम चिश्ती दरगाह में हुआ था, फतेहपुर सीकरी में। इसीलिए जहांगीर क्या बोलते थे? सलीम। जहांगीर का नाम क्या था पहले? सलीम। चलिए, किस आर्टिकल द्वारा भारत में किसी नए राज्य को शामिल किया जाता है? तो किस आर्टिकल द्वारा शामिल किया जाता है? अनुच्छेद 2 के द्वारा। आर्टिकल 2 से कोई नया राज्य शामिल किया जाता है। जबकि किसी राज्य का निर्माण, क्षेत्र, नाम बदलना हो, उसका एरिया बदलना हो, नाम, बाउंड्री, तो आर्टिकल 3 में। जैसे समझिए, किसी नए राज्य को हम मान लीजिए जीत लिया, कल हमने तिब्बत जीत लिया, कल हमने पाकिस्तान जीत लिया, POK जीत लिया, तो अनुच्छेद 2 के तहत शामिल होगा। और जबकि अगर हम यूपी से बुंदेलखंड अलग करेंगे या इसका नाम बदलेंगे तो अनुच्छेद 3 में शामिल होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? मई 2005 में। मई 2005 में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? निकल का। किसका? निकल का। और किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का। किस गैस का प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन का। और किस धातु का? निकल का। विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, पाया जाता है। क्या पाया जाता है विटामिन B12 में? कोबाल्ट पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में क्या? कोबाल्ट, जिसे कहते हैं साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए? वृद्धि के लिए। इसके वजह से कौन सा रोग होता है? रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। वांडीवास का युद्ध 1760 किसके मध्य हुआ था? 1760 में हुआ था अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। किसके बीच? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। वांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेज व फ्रांसीसी सेना के अध्यक्ष कौन थे? तो अंग्रेजों के अध्यक्ष कौन थे? आयरकूट। और फ्रांसीसी के काउंट लाली। कौन थे? काउंट लाली। और किसकी विजय हुई थी इसमें? तो अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी इस युद्ध में? अंग्रेजों की विजय हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1760 किसने था? अंग्रेजों ने। और इस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों का भारत से भाग समाप्त हो गया, यानी कि फ्रांसीसियों की भारत में रहने की उम्मीदें कम हो गई, वो एक स्थान पर सिकुड़ गए और अंग्रेजों का विस्तार हो गया। किसकी विजय हुई? अंग्रेजों की विजय हुई। कुछ और युद्ध 1757 में ऐसे युद्ध कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और
क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें क्लाइव अंग्रेजों की विजय हुई। इसी तरह एक और युद्ध बहुत पूछ सकते हैं आपसे, 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कौन सा युद्ध? बक्सर का सर्वाधिक निर्णायक। एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेज कौन था? मुनरो, अंग्रेजों, और दूसरी तरफ कौन थे? नवाब थे, 3 नवाब। कौन कौन? बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का सम्राट शाह आलम सेकंड। अवध का नवाब सऊदुल्ला और बंगाल का मीर कासिम। हालांकि विजय किसकी हुई? मुनरो, अंग्रेजों की विजय हुई थी इसमें भी, और यहीं से वो वास्तव में साबित हो गए। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर बात कर लें हम, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। किसके बीच? बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच। तो किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई, इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। पानीपत का सेकेंड युद्ध कब हुआ? 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ, अकबर व हेमू के बीच, अकबर व हेमू के बीच। तो अकबर की विजय हुई, हेमू की हार हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, मराठों व अफगानों के बीच, मराठों व अफगानों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई, अफगानों की विजय। अफगानों में कौन था? अहमद शाह अब्दाली। अफगानों की तरफ कौन सा था? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। एक दो और फेमस युद्ध देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान व गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। 1192 में तराइन का सेकेंड युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गोरी की विजय हुई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सब। चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध 1194 में, जयचंद हुआ मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें जयचंद की हार हुई, मोहम्मद गोरी की विजय हुई। एक और फेमस हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर व महाराणा प्रताप के बीच में समाना था, अकबर की विजय हुई। हालांकि भी ये संदेह की बात है किसकी विजय हुई, हल्दी घाटी 1576 में। तो ये कुछ इतिहास के प्रमुख युद्ध थे जो आपके लिए काम के हो सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। वांचू समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से। कब आई थी? 1971 में। राजमन्नार समिति का संबंध किससे? 1971 में ये भी आई थी। केंद्र और राज्य से, केंद्र और राज्य के संबंध है। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तमाशा महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का। नौटंकी यूपी की। चलिए अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा 19(1)(c) व भाग 4 में आर्टिकल 43B में सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? तो 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से सहकारी समिति, कॉरपोरेटिव सोसाइटी वर्ड जोड़ा गया। और सहकारी समिति में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? 21 मेंबर हो सकते हैं। कितने मेंबर हो सकते हैं? 21। आपको ये रटते रहना है ना। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जिसकी स्थापना मार्च 2015 में हुई, कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के संबंध विशेष उपबंध किस अनुसूची में? 6ठी अनुसूची में। किसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 6ठी अनुसूची में। बांग्लादेश से कितने भारतीय राज्य बनाते हैं? तो बांग्लादेश से 5 राज्य। एक तो आप याद रखना 6ठी अनुसूची प्लस पश्चिम बंगाल। कैसे? 6ठी अनुसूची में कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्लस पश्चिम बंगाल, खुला के 5 राज्य लगते हैं। तो 6ठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल, खुला के 5 राज्य। ऐसे याद कर लीजिए कि बांग्लादेश से 6ठी अनुसूची प्लस पश्चिम बंगाल लगता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्लस पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल किससे लगते हैं? तो बांग्लादेश से लगते हैं। किससे लगते हैं? बांग्लादेश से। अनालिसिस ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारतीय संविधान सभा के जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे मानते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत के पहले कानून मंत्री थे। पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है, उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जब भी जनरल क्वेश्चन आएगा तो आप प्रस्तावना करेंगे। बाकी इन सब के लिए जितने भी मैंने महत्वपूर्ण आर्टिकल वाला वीडियो दिया है और जो भी अनुच्छेद वाला है, SI बनना है तो उन वीडियो को देखना है, नहीं तो फिर आप कहीं ना कहीं संदेह में रहेंगे। और आज और उन 2 वीडियो मिलकर पढ़ लीजिए, आपके 80 से 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जो इसके पहले संविधान वाले मेरे महत्वपूर्ण अनुच्छेद वाले संविधान के जितने टॉपिक आ चुके हैं उनको, प्लस आज का वीडियो जो मैं दे रहा हूँ ये ब्रह्मास्त्र है, इसका कोई तोड़ नहीं है। एक बार ये ब्रह्मास्त्र चल जाएगा तो आपको दरोगा बना करके ही मानेगा। चलिए अगला देखते हैं।
ब्रिटिश काल में भारत में किस एक्ट के तहत क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया था? तो विधान परिषद गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? 1853। ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, 1853 के तहत, 1853 के तहत। कार्यपालिका तथा विधायिका शक्ति पृथक किया गया था 1853 में ही। और यहाँ पर भी तो हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश काल में भारत में किस एक्ट के तहत क्रियाशील विधान परिषद का गठन किया गया। तो आपने क्या बताया? 1853। क्या आंसर होगा इसका? 1853। ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर लिखने में, 1853 ही होगा, ये 1815 नहीं है। यहाँ पर भी चार्टर एक्ट में विधान परिषद कितने सदस्य थे? 12। वो किस एक्ट के तहत? 1853 में तहत विधान परिषद। और वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, कर्नाटक में है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा। और अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। और अभी जानते हैं विधान परिषद में कितने मेंबर हो सकते हैं? मिनिमम 40 मेंबर। कितने हो सकते हैं? 40। अधिकतम कितने हो सकते हैं? उस राज्य की विधानसभा का 1/3। न्यूनतम 40 हो सकते हैं आज की डेट में, अधिकतम 1/3 हो सकते हैं। यूपी में कितने? 100 हैं। कितने? सर्वाधिक हैं 100। रट लीजिए, ये क्वेश्चन वैसे भी आपको काम देंगे। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी अगर अलग से आपसे बन जाए तो कुल मेंबर्स का 1/3 बाय द MLAs, 1/3 MLA विधायक चुनते हैं, प्लस 1/3 उस स्थान के लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं। 1/12 को स्टूडेंट्स चुनते हैं, विद्यार्थी चुनते हैं, वो विद्यार्थी जो स्नातक 3 साल पहले हो चुके हैं। प्लस 1/12 को टीचर्स चुनते हैं, शिक्षक चुनते हैं जो 3 साल से पढ़ा रहे हो माध्यमिक कॉलेज से। और 1/6 शेष जो 1/6 बचते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत करता है। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। विधान परिषद के मेंबर्स की क्रिया कैसे चुनाव होता है आजकल? तो कुल मेंबर का 1/3, 1/3 मेंबरों को विधायकों द्वारा, MLA द्वारा, 1/3 को लोकल बॉडी, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत सदस्य है ना, ब्लॉक प्रमुख सदस्य के द्वारा, 1/12 को उन विद्यार्थियों द्वारा जो 3 साल पहले किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्नातक हो चुके हैं। 1/12 को उनके द्वारा जो टीचर्स कम से कम 3 साल पूर्व से किसी माध्यम पर पढ़ा रहे हैं। और 1/6 शेष जो 1/6 बचते हैं उनको राज्यपाल मनोनीत करता है, याद रखेंगे। चलिए, यूपी में सर्वाधिक वन परसेंट वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र वाला। कौन सा है? सोनभद्र सर्वाधिक वन परसेंटेज वाला जिला है, 36.79% है। यूपी में सबसे कम वन परसेंटेज कहाँ पर है? भदोही में। कहाँ पर है? भदोही में 0.31%। सर्वाधिक 1% कहाँ पर है? सोनभद्र में। और सबसे कम 1% कहाँ पर है? भदोही में। और भारत सर्वाधिक वन कहाँ पर है? MP में। किस में है सर्वाधिक वन? MP में है। सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ भारत में? मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। सबसे कम हरियाणा परसेंटेज में भी, ओवरऑल में भी। वैसे MP करेंगे आप, सर्वाधिक वन पूछेंगे तो MP करेंगे, सर्वाधिक प्रतिशत पूछेंगे तब आपको मिजोरम करना है। यूपी में सर्वाधिक प्रतिशत भी सोनभद्र में, और सर्वाधिक ज़्यादा भी कहाँ पर? सोनभद्र में। सबसे कम भदोही। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई? 1954 में। कब लागू हुई चकबंदी? 1954 में। किसान भाई कब लागू हुई यूपी में? किसान भाई भी पूछ सकते हैं आपसे। किसान भाई योजना कब लागू हुई? तो 1992 में। कब? 1992 में किसान भाई। चकबंदी 1954 में, किसान भाई 1992 में। यूपी में है ना। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब लागू हुई? 2001 में। 2001 में क्या? ऑपरेशन ग्रीन योजना लागू हुई थी। नरेगा आप सब जानते हैं। मनरेगा कब लागू हुआ? नरेगा 2005 में एक्ट आया था। लागू कब से हुआ? 2006 से लागू हुआ था। नरेगा 2006 में आया। इसका नाम मनरेगा कब हो गया? 2009 में हो गया था, याद रखिएगा इसको। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? पटना वन्यजीव विहार है। कहाँ पर है? एटा में है। पटना वन्यजीव विहार एटा में। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। एकमात्र नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? पाली भाषा में। बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में है? पाली भाषा में। जबकि जैन ग्रंथ मागधी भाषा में। लिंगराज मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है वो कहाँ स्थित है? लिंगराज उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का शहर भी कहते हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। और लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? कलिंग शासकों द्वारा। किस द्वारा करवाया गया? कलिंग शासकों द्वारा, है ना। आप जानते हैं ना कि अशोक ने
ये क्वेश्चन भी आता है कि अशोक ने कलिंग का विजय कब किया था, तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग को जीता था। किसने? अशोक ने कलिंग कब जीता? 261 ईसा पूर्व में। सिटी ऑफ टेम्पल किसे कहते हैं? भुवनेश्वर को। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्बन व्यापार क्योटो कहाँ पड़ता है? जापान में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे? ओजोन से। मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? कनाडा में। याद रखेंगे इनको भी। किस आर्टिकल का संबंध विदेश नीति से है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 50 में विदेश नीति संबंधित है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है, ये बात सही। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है? आयतन घटता है। जब बर्फ जमती है तब आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसीलिए जो पहाड़ों वगैरह में पाइप होते हैं सर्दियों में फट जाते हैं, क्योंकि बर्फ जमने पर क्या होती है? फैलती है, इसलिए पाइप फट जाते हैं। ढलवा लोहा, एंटीमनी, पीतल, बिस्मक के गलने से इनका आयतन क्या होता है? घटता है। इनका आयतन क्या होता है? घटता है। एड्रियाटिक सागर की रानी किसे कहते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी किसे कहते हैं? वेनिस को। किसे कहते हैं? वेनिस को। शहरों का शहर किसे कहते हैं? वेनिस को। किसे कहते हैं? सिटी ऑफ सिटीज, वेनिस। गोल्डन गेट का शहर किसे कहते हैं? स्वर्णिम द्वार का शहर, सैन फ्रांसिस्को को। द सिटी ऑफ गोल्डन गेट, स्वर्णिम द्वार का शहर सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। सिटी ऑफ सिटीज वेनिस को कहते हैं। द क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी वेनिस को कहते हैं। याद रखना। नीरी नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट, नीरी कहाँ पर है? नागपुर में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीरी कहाँ है? नागपुर में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, ट्रांसजेंडर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है? कुशीनगर, यूपी में। कुशीनगर, यूपी में। और यूपी में दिव्यांगों का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? दिव्यांगों मतलब विकलांगों का पहला। तो दिव्यांगों को जो पहला विश्वविद्यालय यूपी में कहाँ खोला गया था? चित्रकूट में, रामभद्राचार्य। दिव्यांगों का पहला विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? चित्रकूट में। जबकि ट्रांसजेंडर वाला कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक कहाँ बन रहा है? कुशीनगर में। और अब सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ हो जाएंगे? यूपी में हो जाएंगे 5। यूपी के कितने ज़िले एनसीआर में शामिल हैं? 8 जिले। कितने शामिल हैं? एनसीआर में 8। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, शामली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बागपत। सबसे लास्ट में शामिल हुआ शामली, 8वां जिला शामिल हुआ। परीक्षा बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। कहाँ पर? झांसी में। परीक्षा बेतवा, झांसी में। इसी तरह राजघाट बांध, राजघाट बांध भी किस पे? बेतवा पर है। इसी तरह आपका राजघाट बांध किस पर है? बेतवा नदी पर है। परीक्षा भी बेतवा नदी पर है, झांसी में है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए। किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए। पुरंदर किलों को तो इंद्र। और इंद्र पर ही सर्वाधिक सूक्त हैं। कितने? 250 सूक्त हैं इंद्र। देवताओं का पुरोहित किसे मानते हैं? देवताओं का पुरोहित कौन था? बृहस्पति। कौन था? बृहस्पति। और मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम किस देवता ने किया? अग्नि देवता ने। किसने किया? अग्निदेव ने। मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम, क्योंकि इसीलिए हम हवन करते हैं, अग्नि में हवन करते हैं ना, तो उस माना जाता है कि अग्नि में उस हवन की सामग्री के माध्यम से वो देवताओं तक पहुँचती है। देहलीवाल किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। और देहलीवाल से किसने चलाए लक्ष्मी देवी आकृति वाले? मोहम्मद गोरी ने। तराइन का प्रथम युद्ध मैंने बताया 1151 में पृथ्वीराज जीते। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी जीता, पृथ्वीराज हारे। और कन्नौज या गढ़वाल का युद्ध 94 में मोहम्मद गोरी। और जैसन के युद्ध जैसन पराजित हुआ 94 में। चलिए अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात स्वीकार की। और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए, गांधी जी, है ना। किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग भाग लेने गांधी जी गए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। इसके बाद गांधी जी राउंड टेबल मीटिंग भाग लेने लंदन गए। लंदन के कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ? सेंट जेम्स पैलेस में। कांग्रेस ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है गांधी जी ने। किसमें? एकमात्र। सेकंड कितने हुए थे? 3 हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 1930, 31 और 32। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस सिर्फ सेकंड वाले में भाग लिया, जबकि जिन्ना और भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग। क्वेश्चन था किन किन लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो जिन्ना और अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जबकि गांधी जी ने केवल सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और सेंट जेम्स पैलेस में हुआ, लंदन में हुआ था। याद रखिएगा इस बात को, है ना। तो ये पूना पैक्ट आपका हो गया, दिल्ली पैक्ट हो गया 5 मार्च 31 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच। पूना पैक्ट 1932, 1932, 24 सितंबर 1932 गांधी और अम्बेडकर के बीच। चलिए एक और क्वेश्चन, पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी में क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है।
सिलिकॉन वैली कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कहाँ है सिलिकॉन वैली? कैलिफोर्निया में। डेथ वैली या मृतक घाटी जो अत्यधिक गर्मी के लिए प्रसिद्ध हो, कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। वाइट हिल, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये मूल अधिकार किसको प्राप्त हैं? केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन? 15। 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म, लिंग, स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध, मतलब अकॉर्डिंग टू रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। आर्टिकल 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। आर्टिकल 19 जो है इसमें राइट टू, आर्टिकल 19 में कुछ स्वतंत्रता दी गई, जैसे 19A में क्या दिया गया है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। 19(1) का क्या कहता है? वाक, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता। इसी में प्रेस शामिल है, मीडिया शामिल है। 19A के 1 में बोलने और कहने का अधिकार। 29 में राइट टू माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों वर्गों के अधिकार हैं। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण 29 में। और 30 में क्या है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार है। तो ये सब किसको मालूम है? केवल भारतीयों को मिले हैं, केवल भारतीय नागरिकों को, बाकी को नहीं मिले, विदेशियों को। इसके अलावा जो है जैसे आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। आर्टिकल 17 पूछते हैं बहुत बार, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अधिकार। 18 छुआछूत को रोकने का मतलब इसमें है राइट टू, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया, छुआछूत करना दंडनीय अपराध बनाया गया। 18 जो है आपका एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी 17 है। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया 17 में और उपाधियों का अंत किया गया 18 में। और जो आर्टिकल 21 जो सबसे महत्वपूर्ण है, 21 बहुत पूछा जाता है, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, किसमें? 21 में। राइट टू लाइफ, राइट टू वाटर, राइट टू एयर, राइट टू फूड, राइट टू स्लीप, वो सब किसमें? 21 में है। राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। 21A राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 21A शिक्षा का अधिकार 2002 में जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 से लागू पूरे देश में। ये सब अधिकार सबको प्राप्त हैं, याद कर लीजिएगा। कृषि एवं पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में है, DPSP में। अनवरत योजना, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी? रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने दी थी? गुन्नार मिल्टन ने। किसने दी थी? गुन्नार मिल्टन ने, अपनी कौन सी बुक में? एशियन ड्रामा में। और अनवरत योजना, रोलिंग प्लान कब चलाई गई थी? 78-83 में से जनता पार्टी के द्वारा। इसमें क्या होता है? अमृत प्लान में एक कंटिन्यू प्लान बनता है 3 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों लगातार। हालांकि ये भारत में चल नहीं पाया। अगला है प्राक्कलन, आकलन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो किसी विपक्षी दल का नेता होता है, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं और संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी होती है। इसमें कुल 30 मेंबर, 30 मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ध्यान रखना, पूरे मेंबर कहाँ से होते हैं? लोकसभा से। अगला है एक तालाब में पारतंत्र के जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? तालाब का जो बनता है वो कैसा होता है? उल्टा होगा। कैसा होगा बोलो? उल्टा तालाब में। जबकि घास के मैदान परिस्थिति कैसा होगा? सीधा होगा। किसी भी परिस्थिति की ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? सदैव सीधा बनता है। तो ये आप देख रहे हैं ना कि जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम सब आपको इसमें करा दे रहे हैं ताकि आप कर पाएँ इन सब क्वेश्चंस को। इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और भी हैं, वो जितने वीडियो अभी तक हो गए उन सबको आप रटते रहिए। ये आपके काम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट, महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। किस आर्टिकल में? 61 के तहत महाभियोग। राष्ट्रपति की नियुक्ति किसमें करते हैं? तो आर्टिकल 53 क्या कहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 61 में महाभियोग की बात है। और इसके अलावा अगर आपसे देखा जाए तो 79 में संसद है, पार्लियामेंट का उल्लेख है। 80 में राज्यसभा है। 81 में लोकसभा हो गई है ना। तो ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं तो पूरे आर्टिकल्स आप वहाँ से देख लीजिएगा। जो आर्टिकल्स वाले जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो इसको जोड़ करके आपको बनाना है ताकि आपको लगे कि जीएस हमारी कंप्लीट होती जा रही है ना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस संविधान के इसमें मैंने वीडियो बना रखे, वो आपको वीडियो चेक करने ही करने हैं। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे वो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क तो ये असम में है। कहाँ पर है? असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है? अलवर राजस्थान। सरिस्का अलवर राजस्थान में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है?
एमपी में है, कहाँ ना, एमपी में डम्फा, ये आप कहाँ देख रहे हैं, मिजोरम में। डम्फा कहाँ देख रहे हैं, मिजोरम में। डम्फा मिजोरम में। गिर नेशनल पार्क कहाँ देख रहे हैं, गुजरात में। गिर कहाँ पर है, गुजरात में। एकमात्र नेशनल पार्क है जहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं, बब्बर शेर पाए जाते हैं गिर गुजरात में। हाँ, इसके अलावा आप देख रहे हैं बन्नेर घाटा नेशनल पार्क। बन्नेर घाटा ये कहाँ पर है, बंगलुरु कर्नाटक में है, बंगलुरु में है, कर्नाटक में है। एक मार बटरफ्लाई नेशनल पार्क, यहाँ पर तितलियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं, तितलियाँ मिलती हैं। दुनिया का एकमात्र पार्क है ये, बन्नेर घाटा हो गया। इसके अलावा आप देखते हैं